तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हम आज एक और लॉन्ग केस करेंगे। तो द प्रेजेंटेशन ऑफ द पेशेंट इज this is the scenario. 45-year-old female patient presented to us with complaints of headache for last 1 year, right eye vision loss for 6 months and seizure for 3 months. So मैं रिपीट कर देता हूँ आपके लिए सिनेरियो। 45-year-old female patient presented with complaints of headache for 1 year, right eye vision loss for 6 months and seizures for 3 months. ठीक है। सर की आवाज नहीं आ रही। सर की आवाज नहीं आ रही। जी डॉक्टर शाकिर जी डॉक्टर शाकिर बस 1 मिनट वेट करें फिर आप जी भाई इसको स्टार्ट करें। ठीक है, अपना सिनेरियो सब लोगों ने देख लिया। So this is the scenario in front of you. अच्छा डॉक्टर शाकिर, आप ये डॉक्टर फारूक आपके सामने एज ए पेशेंट होगा। इस तरह एग्जाम में यानी इस सारे एक्सरसाइज का मतलब सिर्फ ये है कि आप लोग एग्जाम को समझें। ठीक है। कल भी हमारी मीटिंग हुई थी, अगर एग्जाम हुआ, अब एग्जाम का डेट फिक्स नहीं, अगर एग्जाम हुआ तो दैट विल बी जस्ट लाइक दिस लॉन्ग केस, इसी तरह होगा जिस तरह हम कर रहे हैं अभी। और शॉर्ट केसेस भी इसी तरह होंगे जिस तरह हम कुछ दिन में इन्हें हम ऐसा सोचते हैं कि एक दिन शॉर्ट केसेस एक दिन लॉन्ग केसेस इस तरह हम करेंगे ना। तो ये लॉन्ग केस है, आपको एग्जाम में भी इसी तरह 1-2 लफ्ज बता दी जाएंगे हिस्ट्री में, और फिर बाकी आपने हिस्ट्री लेनी है उस सिनेरियो बेस्ड। आपको पूरा सिनेरियो नहीं बताया जाएगा, आपको 1 या 2 सिम्टम बताए जाएंगे। आपके जहन में कोई चीज होगी, आपने उस तक पहुंचना है, आपने डिफरेंशियल सोचने हैं, आपने हिस्ट्री उसके मुताबिक लेनी है, फिर अपने एग्जामिनेशन के पॉइंट्स उसके मुताबिक देखने हैं, और फिर बाय उसी तरह होगा जिस तरह बाकी है। इस एग्जाम में यू शुड बी फोकस्ड, इधर उधर की डिटेल नहीं चाहिए। यानी शायद आप लोगों के 2-2 लॉन्ग केस हो जाए, मैं आपको ये बता दूं। और इसमें आपने यू शुड बी फोकस्ड, आपको जो प्रिलिमिनरीज है उसकी जरूरत नहीं है। इसमें आपने क्रेनियल रिव्यू, सिस्टमिक रिव्यू, जो भी है रेलेवेंट चीज आपने पूछनी है। यू हैव ओनली 5 to 6 मिनट्स। इसमें आपने हिस्ट्री लेनी है डॉक्टर फारूक से, और उसके बाद जो है फिर एग्जामिनेशन आपको बता दोगे, उसकी डिस्कशन होगी इस तरह रोजाना करते हैं। दिस इज जस्ट एन एक्सरसाइज फॉर योर एग्जाम। ठीक है, तो आप शुरू करें, आपका टाइम शुरू हो गया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शाकिरुल्लाह है। मैं आपसे आपकी बीमारी के बारे में कुछ सवालात करूंगा। जी आपका नाम क्या है? हेलो जी हेलो, आपका नाम क्या है? मेरा नाम फातिमा। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 45। आपको क्या तकलीफ? तकलीफ आपको मैंने बताया कि मुझे जो सर में दर्द रहता है, काफी टाइम हो गया उसको। कितने अरसे से सर में दर्द है? तकरीबन 1 साल हो गया है अंदाजन। जी, और कोई मसला? और ये नज़र भी कम आता है मुझे। ये नज़र की कमजोरी एक ही आंख में है या दोनों आंखों में? सीधी आंख से नज़र नहीं आता मुझे। ठीक है, ये कितने अरसे से है? तो भी हो गए कुछ, काफ़ी टाइम हो गया, 5-6 महीने। ठीक है, और कोई मसला है? और तो इसके अलावा कुछ नहीं, एक बार बेहोश हो गई थी। एक बार बेहोश हो गई थी, ठीक है। उसका कितना टाइम हुआ कि आप बेहोश हो गई? तो अभी थोड़ा टाइम हुआ, 1-2 महीने। जी,
ठीक है। आपको झटके आए थे, उस दौरान बेहोश हो गई थी? ये तो नहीं मुझे पता, लेकिन ये कि बेहोश हो गई थी। ठीक है। आपको झटके आते हैं? एक ही बार हुई थी बेहोश। ठीक ठीक। जिससे वो लड़का आपकी आपकी सुनाई कैसी है? सुनाई तो सही है बिल्कुल। ठीक है। आपको बोलने में भी कोई मसला नहीं है? नहीं नहीं, बोलने में मसला नहीं। ठीक। इसके अलावा आपकी कमर में कोई तकलीफ है, या आपको पेशाब का, छोटी बड़े पेशाब का कोई मसला है? नहीं नहीं, और कोई मसला नहीं। और कोई मसला नहीं है। ठीक है। ये आपने कहा कि मुझे सबकी तकलीफ थी 1 साल से, ठीक है। तो ये किस टाइम तकलीफ ज़्यादा होती है? सुबह के टाइम ज़्यादा होती है, या तो हर वक्त ही और रहती है, हर वक्त ही रहती है। बस ये कि सुबह लगता है ऐसा कि जैसे कुछ ज्यादा हो। ठीक है। इसके साथ उल्टियाँ है? क्या चीज? उल्टियाँ वगैरह, उल्टियाँ? उल्टी नहीं, ऐसे होता है महसूस के जैसे हो रही हो, लेकिन हुई नहीं है ऐसे। उल्टे नहीं है। ठीक है। ये किस चीज़ से ज़्यादा होता है, किस चीज़ से कम होता है? ज्यादा बस काम करने से ज्यादा हो जाता है। किस चीज़ से ज़्यादा होता है, किस चीज़ से कम कोई होता भी है? काम वगैरह ये करने सर की से तकलीफ। उसमें ज्यादा हो जाता हेलो? है। मैं ये कह रही हूँ, हेलो? काम वगैरह करते हैं तो उसमें ज्यादा हो जाता है। ठीक है। और कम किससे होता है? कम बस थोड़ा देर के लिए हो सकता है, वो भी जो है ना, अगर दवाई को ले लें तो फिर ठीक, फिर कुछ देर के लिए हो जाता है। ठीक है। ये सारे दर्द में तकलीफ होती है, या एक खास साइड पर होती है? वैसे तो पूरे सर में होता है, लेकिन ये कि सीधी साइड पे ज्यादा होता है। ठीक है। आपने कहा कि मेरी नज़र का मसला है, दाई तरफ, ठीक है। तो ये आहिस्ता शुरू हुआ, या अचानक शुरू हुआ, या इस तकलीफ के साथ शुरू हुआ? बस इसके बाद शुरू हुआ। सर का दर्द तो पहले से रह रहा था उसको तो, लेकिन ये कि जो उसकी नज़र का मसला है, वो उसको 5-6 महीने में उस वक्त शुरू हुआ, आहिस्ता आहिस्ता करके। और आहिस्ता बढ़ रहा है? अब तो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। ठीक है। दूसरी आंख में कोई मसला नहीं है? दूसरी आंख में कोई मसला नहीं है। दूसरे आंख में कोई मसला नहीं। आपने कहा कि मुझे झटके शुरू हुए थे, एक बार झटके हुई है। जी तो जी। ये झटके जब आपको शुरू हुए, तो इस दौरान आपने कभी अपनी जुबान तो नहीं काटी है नहीं, झटकों के दौरान? एक ही बार हुआ था, उसमें मुझे तो पता नहीं चला था क्या हुआ। बाद में बताया कि जो है ना, मुझे बेहोशी का दौरा पड़ा था। ये फिर एक ऐसे साइड पर शुरू होते हैं, या सारे जिस्म में होता है एक ही साथ? मैं बता रहा हूँ, उसका मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि जो है वो जी। कैसे हुआ था, लेकिन मैं बेहोश हो गया। इससे पहले आपको कोई चीज़ या कोई सुनाई तो कोई चीज़ें तो नजर नहीं आई थी, या आपने नहीं, कोई बस वैसे आवाज़ें ही तो सर नहीं का सुनी? दर्द था, उस दिन भी सर का ही दर्द था। शायद थोड़ा ज़्यादा होगा, बस इसके अलावा मुझे याद नहीं। ठीक ठीक है। आपको ज़्यादा गुस्सा तो नहीं आता? नहीं, गुस्सा तो नहीं आता। पेशाब का कोई मसला तो नहीं है? नहीं, वो मसला तो नहीं है सर। आपकी याददाश्त सही है? आपके घर वाले दोस्त कहते हैं कि आपकी याददाश्त सही है, को इसका तो कोई जी मसला जी, नहीं वो है? सही है बिल्कुल। ठीक है। आपको कपड़े बदलने में कोई मसला तो नहीं है? जी नहीं। अ, ठीक। आपकी आंखों के सामने तो चमकारे नहीं आते? नहीं, एक तरफ से बस नज़र ही नहीं आता कभी अभी। बस नहीं एक ही तरफ कहते। से नजर नहीं जी। नहीं आती? ठीक है। इसके अलावा आपकी जो स्मेल है वो सही है? हाँ, वो सही है। जी। आपको तो चीज़ें दो दो नजर नहीं आती? नहीं, दो दो तो नज़र नहीं आती, बस आपको बताया ना, एक आंख से नज़र नहीं आता, तो उस तरफ मसला होता है। जी। ठीक है। और आप रंगीन चीज़ों में फ़र्क कर सकते हैं, उसका कोई मसला तो नहीं? हाँ, जिस आंख से नज़र आता है उसमें तो सही है, उसमें कोई मसला नहीं। उसमें उसमें सही है। और जो दूसरी आंख है, जो मुतासर आंख है, उसमें तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। उसमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। ठीक। ये आपकी जो मुंह कभी टेढ़ी तो नहीं हुई है? क्या क्या चीज़?
आपकी चेहरा कभी टेढ़ा तो नहीं हुआ है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। ठीक। कभी सुन तो नहीं हुआ है? नहीं, सुनपन नहीं है सुनपन। ठीक। आप खुराक जब खाते हैं तो आपके मुंह से तो खुराक नहीं निकल जाता? नहीं नहीं, खाने पीना तो सही है। ठीक है। खुराक चबाने में कोई मसला नहीं है? जी नहीं। ठीक। ठीक है। आपके हाथ पाँव में सख्ती तो नहीं है? नहीं। ठीक है। आप जब चाय का कप पीती है तो इस दौरान कोई मसला तो नहीं होता कि आपके हाथ से वो गिर जाता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और आपको छोटे बड़े पेशाब का कोई मसला भी नहीं है? नहीं। हेलो। जी जी, नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं है मुझे। जी। ठीक। आपकी कभी ऑपरेशन हुआ है? नहीं, ऑपरेशन तो नहीं हुआ। आप कभी हॉस्पिटल में एडमिट हुई है किसी मसले के लिए? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। जी। जी। ठीक है सर, आई कंप्लीटेड माय हिस्ट्री। जी, आपने हिस्ट्री कंप्लीट हो गई आपकी? यहाँ आपकी हिस्ट्री हो गई? अच्छा, कैन यू समराइज योर हिस्ट्री? यस सर। सर, my patient Fatima, 45 years old, lady complaining of headache since 1 year and right side complete visual uh, visual last 6 months, and uh, she is also complaining of seizure for 3 months. According to the patient, she was alright before 1 year. Gradually, headache was started, and it was increasing अपने माइक ऑन रखें day ताकि by day. उसमें देर नहीं And the headache was relieving, was severe in the morning time, and it was relieving with the vomiting. And slowly and gradually, the red uh, she developed the visual loss on the right side, and it was increasing. And now she has no vision on the right side. And there Okay, so what do you think? Where is the lesion? visual problem on the left side. Shakir, what do you think? Where is the lesion? So in the interior skull base, आपकी आवाज कट in the रही है, skull आपकी आवाज base कट रही है. area. Where is the lesion? In the skull base, sir. Lesion is in the skull base. स्कल बेस में कहाँ पे है? स्कल बेस तो बहुत बड़ी दुनिया है. Where is the lesion? And in the interior area, sir. Interior where? Interior में कहाँ पे है? Interior cranial fossa, near to the middle cranial fossa, in the sphenoid area. Sphenoid area. Okay, तो sphenoid में कहाँ पे है? कौन से एरिया में लग रहा है आपको? Sphenoid most probable on the medial side, sir. On the medial side. Okay. So what else should be asked from this patient? अगर आपको medial sphenoid में आप suspect कर रहे हैं तो आपको और क्या पूछना चाहिए था? Sir, I asked also the function of the lobe, if there is any lobe extension of the lesion. If you are suspecting a lesion on the medial side of the sphenoid wing, तो ठीक है. आपने जो 2-3 चीज थे उसने तो खुद बताया कि मेरी विजन नहीं है और मुझे फिट्स पड़े और हेडेक है. 3 तो उसने बता दिया आपको. इनके अलावा आपको और क्या पूछना चाहिए? एक तो आपने चलो उसके बिहेवियर का और पता नहीं किसका पूछा, और क्या पूछना चाहिए इस पेशेंट में?
सर इसमें यानी उसमें you should think about the important structures which can be there in the on the medial side of the sphenoid wing. वहाँ पे क्या चीजें हैं? क्या वहाँ पे cavernous sinus नहीं है? cavernous sinus है सर. हाँ, तो when a lesion is there that can involve the cavernous sinus as well. तो आपने उससे related question पूछनी चाहिए. क्या वहाँ पे करीब पिट्यूटरी नहीं है? पिट्यूटरी है सर. क्या वहाँ पे टेम्पोरल लोब और फ्रंटल लोब भी हैं जिसका आपने पूरा डिटेल नहीं पूछा? और आपने फिट्स के बारे में भी कोई खास चीजें नहीं पूछी. आपने 2-3 क्वेश्चन की, लेकिन देखिए हमारे तो 2-3 चीजें हैं, हेडेक है, विजन है, फिट्स है, बड़ी बड़ी चीजें. इनको तो इनके क्वेश्चन तो आप लिख ले अपने पास और आपने हर मरीज पे अप्लाई करने हैं. फिट्स के लिए अगर एक क्वेश्चन है व्हेन यू आर सस्पेक्टिंग अ लीजन इन द मीडियल साइड ऑफ द स्फेनॉइड विंग और उसको फिट का एक एपिसोड हुआ है, इसका मतलब है कि देयर इज एक्सटेंशन ऑफ द लीजन समवेयर. वहाँ पे टेम्पोरल लोब करीब पड़ा है, वहाँ पे फ्रंटल लोब आगे पड़ा है, इसकी विजन भी नहीं है, तो पूरा एलाबोरेट करना चाहिए. Okay, so what can be your differential diagnosis in this patient? So it may be the sphenoid wing meningioma and metastatic lesion and hemangioperocytoma. अच्छा, hemangioperocytoma, metastatic lesion और meningioma of the sphenoid wing is on the top. इसके अलावा कोई और चीज हो सकती है इस पेशेंट की completely visual loss एक साइड पे? Can you think about something else? यानी हिस्ट्री बेस पे आपके पास एक लंबी लिस्ट होनी चाहिए, बट ये लंबी लिस्ट जो है ना ये irrelevant भी ना हो, that should be relevant to that particular patient. इस मरीज ने बताया कि भाई मेरी एक साइड की विजन नहीं है, मुझे सर में दर्द है, मुझे एक एपिसोड फिट का भी पड़ा है. तो इसमें और क्या चीजें पूछे, और एक साइड पे उसकी बिल्कुल विजन नहीं है, तो हाउ कैन what thing else can be asked from this patient? Sir, there are other things that is also important, but for me these three things, that is the meningioma, and it can be there can be brain abscess. नहीं there can be bony lesion. ब्रेन पेशेंट की 1 साल की हिस्ट्री है हेडेक की और विजन 6 मंथ से है, तो क्या ब्रेन एब्सेस 1 साल और 6 महीने और 3 महीने रह सकती है? No sir, it's quite rare sir. तो आपने बिल्कुल पेशेंट की हिस्ट्री है उसके मुताबिक आपने जाना है. ठीक है, समझ आ गए ना? तो यू शुड बिल्कुल आपने रिलेवेंट चीज की पेशेंट की एक साइड की विजन गई, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है व्हिच कैन हेल्प यू फॉर योर डायग्नोसिस, और आपने उसकी तरफ जाना है. ओके, अब ये पेशेंट की आपने हिस्ट्री ले ली, आपने इसकी हिस्ट्री ले ली, जी. तो आपने क्या क्या डिफरेंशियल बनाई? आपने एक मेनिंजियोमा बनाया ना, दूसरा क्या बनाया आपने? एक metastatic lesion. Metastatic. Why you want to say metastasis in this patient? As sir, age is 45 years. Age 45 years है, ठीक है. और क्या चीजें मेटास्टेसिस की फेवर में आ रही है इस पेशेंट में? Other is the headache since 1 year. नहीं, बस ये सामने है, उसने बता दिया आपकी हिस्ट्री. हमने बिल्कुल हमने डिस्प्ले कर चुके हैं, ये सामने आपका पेशेंट है. आपने मेड्स के बारे में कहा कि शी इज 45 इयर्स. और कौन सी चीजें हैं जो कि मेड्स को फेवर कर रही हैं? और अगर आपके जहन में मेड्स हैं तो आपने और क्या पूछना चाहिए था, आपने नहीं पूछा चीजें जो आपके जहन में है. यू शुड आस्क रिलेवेंट क्वेश्चन टू दैट पर्टिकुलर थिंग व्हिच यू आर थिंकिंग. ओके, मेड्स के अलावा और क्या चीजें आप देख रहे हैं इसमें? एक तो आपने मेनिंजियोमा बताया, दूसरा आपने मेड्स बताया, तीसरा क्या बता रहे हैं? तीसरा सर bone skull lesion and hemangioperocytoma. Bony lesion और hemangioperocytoma. Yes. तो how can you justify bony lesion और hemangioperocytoma? तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, किस तरह आप जस्टिफाई कर रहे हैं इसमें? और बोनी कौन सा लीजन आप सस्पेक्ट कर रहे हैं इसमें? Primary bony lesion sir. प्राइमरी बोनी कहाँ का? Of the sphenoid wing sir. कौन सी लीजन? What type of bony lesion? Fibrous dysplasia sir. Fibrous dysplasia, ठीक है. और कोई चीज? लेकिन उसमें फिट्स क्यों पड़े? Cortical irritation की वजह. Cortical irritation. ओके,
अच्छा, इसमें मिड्स क्यों नहीं है? व्हाई देयर इज नो मिड्स? अगर आपने मिड्स कह दिया, लेकिन मैं कह रहा हूँ मिड्स नहीं है, तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मिड्स को फेवर नहीं कर रही इस पेशेंट में? यानी आपने जो डिफरेंशियल बोला, आपने उसको जस्ट, यानी अगर आपने आप कहें कि भाई मेरे पास इस पेशेंट में ये पॉइंट्स मिल रहे हैं इसलिए ये हो सकता है, लेकिन क्योंकि इस चीज के लिए ये चीजें भी होनी चाहिए जो मुझे इसमें नहीं मिल रही, तो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बिकॉज वी आर नॉट श्योर। जब तक आपने एमआरआई नहीं देखा हो तो आप कुछ नहीं कह सकते, कुछ भी हो सकता है। तो आपने Yes, sir. उस डिफरेंशियल के फेवर में भी कि ये इस पेशेंट में मुझे ये 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं तो शायद हो, लेकिन क्योंकि इस डिजीज के लिए मेरे पास ये पॉइंट्स भी होने चाहिए जो इस पेशेंट में नहीं है। व्हाट आर द थिंग्स व्हिच आर नॉट हियर इन दिस पेशेंट फॉर मिड्स? Sir, mostly the myths, they are multiple. आप तो देखे नहीं है किस तरह मल्टीपल है, तो अपने हाउ कैन यू से इट इज मल्टीपल और सिंगल है? हाउ कैन यू से इट इज सिंगल? Usually there is a short history of the Mets. Usually there is a short history of Mets, but this patient has 1 year शॉर्ट history. होगी, मिस्ट में हिस्ट्री इन वीक्स टू मंथ, इस किस्म की हिस्ट्री होगी ना। और आपने पूछा नहीं भाई मिड्स तो कहीं और से आता है ना, तो ना आपने चेस्ट के बारे में पूछा, ना आपने एब्डोमेन का पूछा, अगर आपका जहन में मिड्स था, ना आपने कोई और चीज पूछी। ओके, हिस्ट्री पे डिस्कशन का टाइम हमारा खत्म हो गया। नाउ वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स एग्जामिनेशन। सो हाउ यू विल एग्जामिन दिस पेशेंट? क्या क्या चीजें आप देखेंगे और यू शुड जस्टिफाई जो चीज आप देखना चाहते हैं, क्यों देखना चाहते हैं जी। Sir, first I'm going to do the general physical examination of my patient and the important vital examination. Then I will do the I will see the jaundice, anemia, cyanosis, or other edema and thyroid, and then I will come to the neurological examination. In the neurological examination, I will check the higher mental function of my patient, and then I'm checking the parietal lobe function. For हाई मेंटल फंक्शन में क्या देख रहे हैं? व्हाट आर यू लुकिंग फॉर हाई मेंटल फंक्शन? No, sir, for lobe function, especially the frontal and temporal lobe. So in the frontal lobe, I will check the glabellar tape for momentary reflexes. And then I will check the memory of the patient for temporal lobe. And then for the parietal lobe. So how you will check the memory? आप memory कैसे check कर रहे हैं? I will ask some question from the patient. First, I will check the short-term memory and the long-term memory. In the short-term memory, I will tell him the name of 3 things, just like table, chair, and book. और क्या check करेंगे? ठीक है, okay. और क्या आप proceed करें? And I will ask if the patient different question. For example, I will ask the age of marriage, that when she got married, and I will ask that who is the Prime Minister of the Pakistan. Okay, और hello. अब इस पेशेंट में मुझे आप बताएं कि आप बिल्कुल टू द पॉइंट एग्जामिनेशन करें, तो क्या क्या चीज आप देखेंगे? बिल्कुल यानी रिलेवेंट एग्जामिनेशन करें। व्हाट यू लुक फॉर? I will frontal and temporal lobe. वो तो हो गई, और क्या देखेंगे आप? And then the visual examination. In the visual examination is very important. And in the visual, I will check the second, third, fourth, and fifth and sixth cranial nerves. Okay. And I will check the visual acuity, the visual field defect, and the extraocular muscle. आप इस पेशेंट की फंडास्कोपी करेंगे कि नहीं करेंगे? आपने फंडास्कोपी नहीं बताई? करूंगा। इसमें what are you expecting in this patient on fundoscopy? On fundoscopy, sir,
uh, because I will check for any optic atrophy. ऑप्टिक एट्रोफी, तो इस पेशेंट में कौन सी ऑप्टिक एट्रोफी आपको मिलेगी? Right side for on the right side. नहीं, राइट पे तो सारी बातें होगी, लेकिन विच टाइप ऑफ ऑप्टिक एट्रोफी? प्राइमरी और सेकेंडरी? Sir, primary. जी, Due to the sir, I प्राइमरी और didn't सेकेंडरी? get your question. प्राइमरी और सेकेंडरी? Sir, I don't know the primary. Primary optic atrophy. इसमें प्राइमरी आपको मिलेगी। एंड हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी? मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं, ये फंडास्कोपी जरूर करनी है, किसी पेशेंट में फंडास्कोपी छोड़नी नहीं है। एंड यू शुड नो अबाउट द ऑप्टिक एट्रोफी एंड पेपिलोइडेमा के जो ग्रेड्स हैं, और ये जरूर पूछते हैं जब भी अगर किसी पेशेंट में फाइंडिंग है या ऑप्टिक एट्रोफी है या उसमें पेपिलोइडेमा है, so there are 100% chances that they will ask you about the grades. और ये प्राइमरी सेकेंडरी का भी पूछते हैं ना, तो यू शुड नो अबाउट इट। ओके, और क्या देखेंगे इस मरीज में? आई में और क्या देखेंगे इसमें? Sir, I will check the extraocular muscle movement, and I will check the light and direct and indirect reflex कोई और चीज and देखेंगे आई में? accommodation. कोई और कुछ Yes, देखेंगे? sir. और कुछ देखेंगे आईज में कि नहीं? And yes, sir, corneal reflex. ओके, और क्या एग्जामिन करना चाहेंगे? हेलो Sir, आपने बताया to the point अगर आप करना चाहते हाँ हैं बिल्कुल, तो टू द पॉइंट एग्जामिनेशन। और क्या करेंगे? बिल्कुल, इस पेशेंट में टू द पॉइंट एग्जामिनेशन शुड बी अकॉर्डिंग टू योर डिफरेंशियल डायग्नोसिस। yes, sir. समझ आ गया ना? जो आपने डिफरेंशियल बनाए आपने उसके मुताबिक एग्जामिन करना है इस पेशेंट को। Sir, then I will. I'm suspecting some the metastatic lesion, and definitely I will check the abdomen and the chest of the patient. ओके, ये 5 मिनट हमारे ज्यादा हो गए एग्जामिनेशन की भी। इस पेशेंट को आपने एग्जामिन किया, तो सपोज इस पेशेंट में राइट साइड की ऑप्टिक एट्रोफी है, वही चीज आपको मिल रही है, बाकी इसको लेंस में कोई डेफिसिट नहीं है, उसकी मेमोरी भी ठीक है, उसकी जो है ना राइट साइड पे उसका सेक्स और थर्ड ग्रेड नर्व्स की पल्सी है। Yes, sir. ठीक है, और तो व्हाट कैन बी योर डिफरेंशियल डायग्नोसिस? देखिए, इसमें मैं बताऊं आपको, यानी इस पेशेंट में अगर एच साइड पे विजन नहीं है, उसको हेडेक है, तो आपने प्रोप्टोसिस जरूर देखनी है। अगर आप स्फेनॉइड विंग मेनिंजियोमा सस्पेक्ट करें तो आप प्रोप्टोसिस के लिए आपके ध्यान में भी नहीं था, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि भाई द ट्यूमर कैन एंटर इनटू द ऑर्बिटल कैविटी इन दैट में कंप्रेस द ऑप्टिक नर्व। इस तरह हो सकता है कि नहीं हो सकता? उस वजह से भी विजन जा सकती है। तो आपके ध्यान में सारी चीजें होनी चाहिए। ठीक, इस तरह ये फीमेल पेशेंट है, अगर आप फ्रंटल या टेम्पोरल लोब की इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं तो समटाइम्स लोगों में स्पीच की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है। जरूरी नहीं कि राइट साइड में भी कभी कभार वेरी रेयरली पेशेंट कैन हैव, आप जस्टिफाई कर सकते हैं उसको। सो अभी इस पेशेंट में आपका अभी डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या बन रहा है? और मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं, एग्जाम में डायग्नोसिस हिस्ट्री एग्जामिनेशन बेस पे अगर आप डायग्नोज गलत भी कर ले, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप किस तरह अप्रोच कर रहे हैं, आप हिस्ट्री कैसे दे रहे हैं, और आप एग्जामिनेशन क्या कर रहे हैं, और आप डिफरेंशियल को क्या बना रहे हैं, और आप अपने डिफरेंशियल को जस्टिफाई कैसे कर रहे हैं। अगर आपको पहले से पता हो डायग्नोसिस का, तो दैट इज मोर डेंजरस, क्योंकि वो आपको जो ना आपकी विजन टनल कर देता है, आप किसी एक जगह पे कन्फाइंड होते हैं। यहाँ पे सिर्फ जनरल नॉलेज आपकी देखी जाती है कि भाई आपका क्या अप्रोच कैसे है और आप क्या कर रहे हैं। तो अभी आपने पेशेंट एग्जामिन किया, आपने हिस्ट्री ली, नाउ योर डिफरेंशियल शुड बी अकॉर्डिंग टू बोथ द हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन। आपको अपनी हिस्ट्री पे एक लंबी लिस्ट बनाई थी, अब एग्जामिनेशन जब आपने की तो आपकी लिस्ट कम हो जाएगी, क्योंकि आपको कुछ चीजें उस डिफरेंस की फेवर में नहीं मिलेंगी, तो आप उसको एक्सक्लूड करते जाएंगे। तो अब आप क्या बना रहे हैं इसको? Sir, on the top is the sphenoid wing meningioma, हम्म, and other is the
hemangiopericytoma. और कोई चीज? ओके And यार, ये जो लोग एग्जाम में अपेयर हो रहे हैं, जिनकी ट्रेनिंग खत्म हो गई है, आप लोग अपने माइक्स ऑन रखिए ताकि हम पूछा करें। तो कौन है हमारे पास? जी गुलाम साहब। एक तो सर हम डिफरेंशियल्स में इसके रख सकते हैं एंटीरियर स्कल बेस पे जो भी हमारे ट्यूमर्स आते हैं, तो स्फेनोइड विंग हो गया मीडियल साइड पे, और हमारा ट्यूबरकुलम सेला को भी रख सकते हैं, मेनिंजोमा को, और हम एडिशनली ऑल्फैक्टरी ग्रूव को भी रख सकते हैं इसमें अगर पोस्टीरियर्स की। तो ये बताएं कि नाउ आपने ट्यूबरकुलम सेला रखा, आपने ऑल्फैक्टरी ग्रूव रखा और आपने क्लिनाइडल मेनिंजोमा भी रखी, 3 चीजें हैं। How can we differentiate tuberculum sella from clinidal meningioma on the basis of history examination? सर हमारे जो ट्यूबरकुलम सेला मेनिंजोमा है उसमें हमारे हिस्ट्री में पेशेंट बताएगा बायलेटरल बायोटेम्पोरल, उसका मेनली जो विजन का लॉस होगा इनिशियली जो स्टार्ट होगा, अलॉन्ग विद सीजर्स की हिस्ट्री भी बता सकता है। हेडेक तो इंट्राक्रैनियल प्रेशर प्रेस की वजह से बता सकता है। बाकी जो आपने बताया स्फेनोइड विंग का सर, उसका एक तो यूनिलेटरल विजुअल लॉस होगा पेशेंट का, मेनली जो हिस्ट्री में जो बताएगा। जी सर। एग्जामिनेशन पे क्या? Secondly, सॉरी सर, ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री और एग्जामिनेशन भी। एग्जामिनेशन पे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? हेलो, एग्जामिनेशन पे कैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे? आवाज कम आ रही है, फारूक बोलो। एग्जामिनेशन की बेसिस पे कैसे करेंगे? अच्छा, हमारा जो एंटीरियर स्कल बेस में जो मिड लाइन पे होंगे उसमें तो कोई फाइंडिंग मतलब एक्सटर्नल नहीं होगी। अगर इसमें लेटरली जो स्फेनोइड विंग का होगा तो बल्ज हमारे अगर देखेंगे पल्पेट करेंगे तो टेम्पोरल रीजन में या उस तरफ कोई बल्ज हमें फील होगा ड्यू टू हाइपरस्टोसिस ऑफ और इसके अलावा और क्या मिलता है हमें? स्फेनोइड विंग क्या जो होता है उसके अंदर और क्या मिलता है? आईज में कुछ और मिलता है? और जो है जो हमारा ट्यूबरकुलम सेला मेनिंजोमा अगर लार्ज इनफ होगा तो दैट कैन आल्सो कॉज हाइड्रोसेफलस या फिर पिट्यूटरी स्टॉक पे अगर उसने प्रेशर दिया है तो हिस्ट्री में हम उनसे पूछेंगे उसकी जो हाइपरप्रोलेक्टिनिमिया होता है एंड इट विल कॉज लॉस ऑफ लिबिडो एज वेल। शाकिर साहब, इस पेशेंट में व्हाट इन्वेस्टिगेशन यू विल एडवाइज? Sir, in this patient, I will do the specific investigation and the baseline investigation. In the specific investigation, I will do the MRI brain. MRI brain, ठीक है। और क्या करेंगे MRI के अलावा? And then I will do the CT scan, CT brain of the patient. CT scan क्यों करना चाहते हैं? What are you looking for on scan? For hyperostosis of the bone. Which bone? Skull base जो bone हो, skull base bone. Okay, चलो हम आपको दिखाते हैं। सर कुछ और इन्वेस्टिगेशन आप करना चाहेंगे इसमें? Sir, I will also do the MRI. MRI। इस पेशेंट ने बताया कि उसकी विजन नहीं है, तो क्या विजन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आप कोई इन्वेस्टिगेशन करेंगे? जी सर, जी सर। जी सर, पेरीमेट्री सर। पेरीमेट्री सर। जी, ये MRI है इसी पेशेंट का। So please describe this MRI for us. Sir, can I see other cuts? नहीं, बस यही कट है, और कट हमारे पास नहीं है। इस पे करें, और कट हम आपको नहीं देंगे अभी। जी बोले। Sir, this is the T1-weighted images with axial curves, and there is the
4 into 5 into 6 centimeter broad base lesion at the skull base originating from the sphenoid wing, and there is and the lesion is the dural base, and there is no mass effect of the lesion, and it is extended into the supracellular area. तो ये सुप्रासेलर एरिया है, सर एक्सटेंडेड हुआ है, एक्सटेंडेड हुआ। तो अभी आपका डायग्नोसिस क्या बनता है इसमें? सर नो माय डायग्नोसिस इज द sphenoid wing meningioma. Sphenoid wing meningioma. How can you say it is sphenoid wing meningioma? Or which type of sphenoid wing meningioma is this one? जी, ये कौन से वाला स्फिनाइड विंग मेनिंजियोमा है और क्यों है? क्या चीजें आपको मिल रही है उसकी फेवर में कि ये स्फिनाइड विंग मेनिंजियोमा है? Sir, one is the origin and dural tail. इसमें ड्यूरल टेल कहाँ पे है? इसमें ड्यूरल टेल है? एक जगह तो नजर आ रही है सर। किधर? ये? नो सर, ये on the किधर? other side. कहाँ पे है ड्यूरल टेल? That one. ये? जी सर, लेकिन हमें तो कोई टेल नजर नहीं आ रही। जी, और? अच्छा, ये बताइए कि स्फिनाइड विंग मेनिंजियोमा को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं? सर one is a lateral wing sphenoid wing meningioma, middle and medial wing sphenoid तो meningioma. ये कौन से वाला है? ये मिडल है या मीडियल है? कौन से वाला है ये? सर medial. मीडियल है। एलर। ये बताइए कि मीडियल को क्या हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं? आई एम श्योर आपने पढ़ा होगा, कल आपने जो सीनियर देखा आपने पढ़ा होगा जरूर। सर इन ब्लैक। अच्छा, दूसरा है कि आज के बाद जो भी बंदा लॉन्ग केस करेगा तो वो अपना वीडियो ऑन करेगा ताकि हमें पता चले वो किसी किताब से तो नहीं पढ़ रहा। ठीक है, तो वीडियो ऑन करेगा, ठीक है? ठीक है। आपकी प्रेजेंटेशन ओवरऑल एग्जाम वाली होनी चाहिए। हेलो जी। जी, तो ये बताएं कि हाउ कैन वी क्लासिफाई मीडियल स्फिनाइड विंग मेनिंजियोमास? सर वन इज इन ब्लैक। मीडियल स्फिनाइड विंग मेनिंजियोमास। कोई और लोग जो एग्जाम वाले हैं वो बता सकते हैं हाउ कैन वी क्लासिफाई मीडियल स्फिनाइड विंग मेनिंजियोमास? अपनी माइक खुद आप लोग अनम्यूट करें। जी सर, इसके जो मीडियल स्फिनोइडल विंग को हम क्लिनोइडल भी कह सकते हैं। उसके फर्दर 3 हैं अभी सर, वो 1, 2 एंड 3। अब उसमें एग्जैक्ट मुझे भी याद नहीं आ रहा। उसमें टाइप 1 है क्लिनोइड से और उसका रिलेशन जो है ऑप्टिक नर्व से सुपीरियरली शायद होता है। टाइप 2 टाइप 3 अगेन आप गलत बता रहे हैं ना सर। ओके, इसमें और क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे आप शाकिर साहब? जी सर। तो और क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे? MRI करूंगा। MRI सर। MRA, why you want to go for MRA? क्यों करना चाहते हैं? One is for embolization and other is for the to see the vascular supply. नहीं तो MRA में किस तरह हम एम्बोलाइजेशन करेंगे? जी
एमआरआई में कैसे एम्बोलाइजेशन करेंगे? Sir, to see the vascular supply of the tumor, अच्छा, इस the ट्यूमर की origin वास्कुलर of, सप्लाई कहाँ से है? इसकी कहाँ से वास्कुलर सप्लाई होगी? sir, from the ओके, इसके और anterior. Sir, can we apply Kinu's classification over here? जी जी बोले, कौन सी क्लासिफिकेशन? Kinu's classification, sir, of cavernous sinus invasion. नहीं, जो स्फेनाइड विंग की अपनी, जो क्लिनाइडल की अपनी क्लासिफिकेशन है वो बताएं। जो आप कैवर्नस साइनस की इन्वेजन बात कर रहे हो वो कुछ और चीज है। जी सर। तो हाउ कैन वी क्लासिफाई क्लिनाइडल मेनिंजियोमा, जिसकी जो 3 टाइप्स है ना, दैट इज क्लासिफिकेशन। ओके ओके, अच्छा ये शाकिर बता, ये क्या चीज है? ये व्हाट इज दिस जिस पे कर्सर हमने रखा, ये क्या चीज है? और ये क्या चीज है? ये आप मुझे सुन रहे हैं? जी सर, जी सर। और ये क्या चीज है? ये सर दैट इज ड्यूरल टेल। ड्यूरल टेल किधर है यार? ड्यूरल टेल के पीछे लगे। ओके, ये एंजियोग्राफी भी है, आप तो नहीं बताएंगे, हम आपको देंगे। तो अब बताएं मुझे कि ये जो ट्यूमर है इसमें ये क्या चीज है, ये जिस पे कर्सर रखी हुई है? व्हाट इज दिस? सर ये एसीए की ब्रांच है, इसकी जो फीडर है। एसीए की ब्रांच? कौन सी एसीए की ब्रांच? सर और ये बताइए ये क्या है? व्हाट इज दिस वन? दिस वन ये क्या चीज है? एमसीए सर ये एमसीए। अच्छा, इस पे आ जाए, ये क्या है? ये व्हाट इज दिस वन? सर दिस इज टुवर्ड्स द सुपीरियर ऑप्थेल्मिक सर। सुपीरियर ऑप्थेल्मिक की तरफ वेसल्स आ रही है, जो एंटीरियर सेरिब्रल है, आगे पेरिकेलोजल बन रही है, जिसमें एंटीरियर और ये सेरिब्रल क्या है? A1 होगा। व्हाट इज दिस? ये कौन सी वेसल है? ये This is ophthalmic artery, sir. नहीं, ये वाली भाई, ये ऑप्थेल्मिक होगी। आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली, एथमोइडल होगी या ऑप्थेल्मिक होगी। ओके, ये बताइए कि नाउ दिस इज अ पेशेंट विद यू, अब क्या करेंगे आप इसके साथ? क्या कर साहब, व्हाट यू विल डू विद दिस पेशेंट? Sir, I will give the option for surgical intervention. तो कौन से अप्रोच आप करेंगे? Sir, I would like to go through the Tyrianal approach. Tyrianal approach. So, would you be able to remove it with the only Tyrianal approach? तो काफी ऊपर भी जा रहा है, तो क्या आप सिर्फ Tyrianal के साथ कुछ और चीज ऐड करेंगे कि नहीं? Frontotemporal orbitozygomatic iftas. Okay, how you will do it? मुझे जल्दी जल्दी से 4-5 बड़े-बड़े पॉइंट्स बताओ स्टेप्स के, how you are going to do it? Sir, first I will place the patient in the supine position, and the head should be tilted to the opposite side at 30 degree, 20 to 30 degree, and then the incision from the in front of the tragus to the up to the video peak behind the hairline, and then I will cut the skin, and I will elevate the temporal muscle. I will take care of the superficial temporal artery, and then I will make the burr hole. One burr hole will be the key burr hole, that is at the intersection of the zygomatic arch and the superior temporal arch. आपने क्रेनियोटोमी की, you have done क्रेनियोटोमी and bone remove के, फिर क्या करोगे?
After that, I will cut the dura कैसे काटेंगे? ड्यूरा in कट the बात C नहीं कर, shape. आई विल ओपन द ड्यूरा, नॉट कट। ठीक है, I will आपके open the अल्फाज जरा dura, sir. अच्छे होने चाहिए जी। ठीक है, I will open the dura, sir, in the C shape ड्यूरा कैसे खोलेंगे? सी शेप में कैसे? on the base of the sphenoid wing. ओके, फिर क्या करोगे? आपने ड्यूरा ओपन कर दिया, देन व्हाट यू विल डू? Then I will अच्छा ये बताएं कि इस पेशेंट में, इसी पेशेंट जी में सर, जो आपके सामने है, इसमें ड्यूरल ओपनिंग से पहले कुछ करेंगे आप कि नहीं? डायरेक्ट बस ड्यूरल खोल के? जी सर, बिल्कुल जी जी। सर। One is the sphenoid wing. I will drill the sphenoid wing. ठीक है, आपने ड्रिल किया और And- कुछ करेंगे? And I will Okay. and I will take the orbit, the superior orbit. अच्छा ये बताएं Upper कि part. इस पेशेंट में यानी देखिए जो एग्जाम होता है ना, ये बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड होता है और टाइम फ्रेम उसका मालूम होता है। तो जब टाइम पूरा होता है तो फिर मजीद क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम और रहता है। वी आर ऑन द ट्यूमर, आप ट्यूमर के ऊपर हैं, अब क्या करोगे? I will do the internal debulking of the tumor, and I will give cut to the tumor, and I will cauterize, and I will do the internal debulking. After internal debulking, I will remove the capsule of the tumor. अच्छा ये बताइए कि इस पेशेंट में क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं व्हेन वी आर गोइंग टू एक्सरसाइज द ट्यूमर? Trauma to the optic nerve and optic chiasma. अच्छा, ऑप्टिक नर्व का ट्रॉमा बचाने के लिए व्हाट प्रिकॉशंस कैन बी डन, व्हाट शुड यू डू टू सेव द ऑप्टिक नर्व? वैसे ऑलरेडी तो उसमें विजन नहीं है, लेकिन आपने उसको बचाना भी है। विजन न होने का मतलब ये नहीं कि हम उसको काट दें, तो हम कैसे बचा सकते हैं उसको? Sir, when I am using the drill, so the drills I should do the wash, normal saline wash, irrigation, proper irrigation, so that there अच्छा ये is no बताइए कि इस trauma पेशेंट to में the structure. when you are going And to operate, during the applying of the bipolar, I when you are also going, the speed of the bipolar should be low. ये बताइए कि when you are going to operate on this patient, तो बीच में आपसे recent advances के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसमें क्या करेंगे आप? What recent things can be used in this patient? या what advancement can be there for the management of this patient? Sir, if the tumor is large, we can use the embolization, and other is the endoscopic approach. So how Endoscopic approach, sir. can you remove this tumor with the endoscopy? Sir, with the help of Yes, USA sir. microscope, we will try to debulk the tumor. Along with it, if the microscope has capability of ICG, we can use it and to check the vascularization. ICG कैसे इस्तेमाल करते हैं? वो किस तरह होता है? Sir, intraoperatively, sir, ICG had indocyanine green dye, and it's used like this, that we can see the like blood vessels में जैसे contrast is moved, ICG highlight होता है, तो हमें पता लगता है कि patent है vessels or not. अच्छा ये बताएं कि आपके पास सारे फैसिलिटीज है, सब कुछ आपके पास है, और आपने आईसीजी की एंड दैट शोज कि भाई वेसल तो सही नहीं है, इसमें स्पाज्म है और आगे नहीं जा रहा ब्लड, तो आप उस वक्त क्या कर सकते हैं? Sir, व्हाट यू कैन डू एट दैट sir, टाइम, जो आपके हाथ में है, क्या कर सकते हैं? और आप जो मांगते हैं आपके पास अवेलेबल है? Sir, with the help of sir, if we had the facility of endovascular sir, आप खुद क्या कर सकते हैं? एंडोस्कोपी वाले को आप बुलाएंगे पता नहीं क्या होगा। तो अभी इस टाइम पे आपका आईसीजी बता रहे कि भाई फ्लो नहीं है और आपको लग रहा है कि यार
वेसल मुझसे जो है ना स्पाज्म में गई हैं, मैनिपुलेट मैंने किया है, तो इस टाइम पे हाउ कैन यू स्पाज्म में नहीं है, स्पाज्म में नहीं है सर, आप कह रहे हैं स्पाज्म में नहीं है, ये कह रहे हैं। सॉरी सर, आवाज सही नहीं आ। हेलो, बताएं। अच्छा ये पेशेंट जो है ना, ये पेशेंट यू है ऑपरेटेड ऑन दिस पेशेंट, और आप शाम को आके आप क्या चीजें देखेंगे इसमें पोस्ट ऑपरेटिवली, व्हाट यू लुक फॉर शाकिर साहब? Sir, Sir, I will see the vision of the patient. ठीक है, I will check the and I will check the neurological examination, and I will check for any fits or other thing. ठीक, And CC pleak, sir. CC pleak is important. तो सीसी फ्लिक क्यों होगी इसमें, आपके ख्याल में क्यों होगी, कहाँ से होगी? Sir, अपने सीसी फ्लिक के लिए कुछ क्या नहीं है, कैसे होगी? skull base lesion for that reason. ओके, पोस्ट ऑपरेटिवली पेशेंट स्टेबल है, आप घर भिजवा रहे हैं, तो क्या इंस्ट्रक्शंस आपके होंगे? The head of the patient should be elevated, sir. नहीं, तो स्टेबल हो चुका है, उसकी एलिवेशन से कोई आप नहीं चल कर रहा है, तो उसके लिए क्या स्पेशल आपके एडवाइस होगी? ओके, टाइम हमारा खत्म हो गया, बल्कि शायद ज्यादा हो गया। ठीक है, तो हमने हिस्ट्री ली, हमने एग्जामिन किया, हमने इन्वेस्टिगेशन डिस्कस की, हमने क्या कहते हैं सारी डिस्कशन की। इसमें देखिए, इसमें ऐसा है ना कि पेशेंट जब भी आप लोग जहन में एक चीज याद है कि जब भी एक पेशेंट का यूनिलेटरल विजुअल लॉस हो, सो ऑलवेज ए लीजन इज एक्सट्रिंसिक। ग्लायोमा या इंट्रा पेरेन्काइमल लीजन कभी इस तरह नहीं कर सकता। तो ये एक्सट्रिंसिक का मतलब ये कि या मेनिंजियोमास वगैरह है या कोई बोनी पैथोलॉजी कुछ भी है, लेकिन इट इज नॉट इंट्रा पेरेन्काइमल लीजन। इंट्रा पेरेन्काइमल इस तरह नहीं करेगा। अब एक पेशेंट है, वो 1 साल की हिस्ट्री है, 6 महीने से उसको प्रॉब्लम है, तो उसका मतलब है कि स्लो ग्रोइंग है। ऐसे पेशेंट में मेटास्टेसिस बताना ये बस डायरेक्ट का फेल है। वो एग्जामिनर सिर्फ टाइम पूरा करेगा आपके साथ, वो 1 घंटा बार बार देखते भाई 1 घंटा मेरा कब पूरा, वो ही विल आस्क क्वेश्चन जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्वेश्चंस, ताकि वो टाइम पूरा कर ले। तो इस पेशेंट में मेटास्टेसिस बताना, आई थिंक ये इट इज नॉट गुड, अपने साथ जुल्म है। ठीक है, दूसरा जो है ना इसमें भाई आप यानी सर ये बुक में दिया होता है जी, ये बुक में ये दिया होता है कि इसमें ये भी आता है, ये भी आता है। दिया तो है बिल्कुल, बुक में तो एनीथिंग कैन बी देयर, लेकिन ड्यूरेशन पे देखें ना, मेट तो 1 साल से नहीं होता। मेटास्टेसिस का पेशेंट 1 साल कहाँ टेर सकता है बेचारा। दूसरा ये कि इसमें आपने ऑर्बिट के बारे में कुछ नहीं पूछा, भाई उसके 1 साल की विजन नहीं है, तो ऐसा भी हो सकता है कि भाई उसका ट्यूमर ऑर्बिट का ट्यूमर हो, अंदर गया हो, उसको फिट पड़ा हो। इस तरह नहीं होता कि काफी सारे ट्यूमर ऑर्बिट के ऊपर चले जाते हैं, पहुंच जाते हैं। आपने प्रोप्टोसिस का, अपनी ऑर्बिटल पेन का, अपनी इन चीजों का देखा नहीं, और आपने ऑर्बिट एग्जामिन नहीं किया, आपने सिर्फ विजुअल कुछ क्रेन नर्व देख लिया, आपने ऑर्बिट एग्जामिनेशन नहीं की इस पेशेंट में। क्वेश्चन में चूंकि आपने कहा कि स्फेनॉइड विंग का लग रहा है, तो स्फेनॉइड विंग मेनिंजियोमास जो मीडियल साइड पे है, दे कैन एक्सटेंड टू द pituitary fossa, they can extend to the cavernous sinus, they can extend anteriorly or laterally। तो अपने सराउंडिंग सब कुछ पूछना है। ओके, अपने पिट्यूटरी से कोई क्वेश्चन नहीं किया, आपने कैवर्नस साइनस से कोई क्वेश्चन नहीं किया, और अपनी यानी हमारे लिए जो बड़े बड़े चीजें विजन, फिट्स और हेडेक, आपने इनको कोई खास एलाबोरेट नहीं किया, आपने बस कुछ क्वेश्चन पूछ ली, कोई और डिटेल से पूछने होते हैं, और जो चीजें आपने पूछी है और जो आपने डेफिनेशन बनाई है, आपने उसके मुताबिक एग्जामिन करना है। आपने ऑर्बिटल एग्जामिनेशन करनी है, आपने पावर देखनी है, अपने क्रेनियल नर्व देखने हैं, अपने पिट्यूटरी से रिलेटेड देखना है, अपनी सारी चीजें करनी है। और फिर इन्वेस्टिगेशन में हमारे बड़े बड़े चीजें एमआरआई और सर क्या है, सीटी स्कैन। जो एंजियोग्राम है ये आप शुरू में नहीं बताएंगे, एंजियोग्राम आप तब बताओगे जब आप एमआरआई पे देख लो, अगर कोई लीजन है जो वेसल्स के साथ लगा हुआ है, तो यू कैन गो फॉर एंजियोग्राफी। या आपको लगता है जो ट्यूमर है इसमें मुझे एम्बोलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी, आई शुड नो द ब्लड सप्लाई ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्यूमर, ये वास्कुलर है कि नहीं है, तो देन यू कैन गो फॉर एंजियोग्राफी। So angiography can be advised after seeing MRI। CT scan हम
you should not only confine to the bone, और bone की erosion भी हो, सिर्फ bone की जो है ना वो नहीं होती कि भाई bone की वो हो जाए, thickening हो जाए, bone की erosion होती है, bone की sclerosis होती है, सारे मेंशन करने हैं। CT स्कैन पे हमें हाइड्रो मिलता है। और जो चीज़ आपके जहन में है कि भाई ऑर्बिट का ना हो तो ऑर्बिट के वॉल की erosion हो सकते हैं, ये वॉल एरोड हो कि ट्यूमर एंटर हो कि तभी आप प्रोप्टोसिस करेगा और ऑप्टिक नर्व डैमेज करेगा। फिर उसके बाद जो है आप लोगों की सर्जिकल एनाटॉमी भी इतनी अच्छी नहीं थी, आपको सारी चीज़ें करनी है। दूसरा है कि जब भी क्लिनाइड मेनिंजियोमा हो तो इसमें आपने क्रेनाटोमी की, क्रेनाटोमी में जब लेजन इतना ऊपर तक जा रहा हो तो यहाँ पे आप यहाँ तक नहीं पहुँच पाते, क्योंकि अगर इधर पहुंचेंगे तो आप सिर्फ टेरियाल से आप इधर पहुंचने के लिए आपको ये लोब काफी रिट्रैक्ट करना पड़ता है, तो पेशेंट इसकी वजह से पोस्टर खराब हो जाते हैं। रिट्रैक्शन कम करने के लिए आपको एक्सटेंडेड जो टेरियाल होती है जिसमें आप स्कल बेस पे सारा बोन काटना होता है, या ज़ाइगोमेटिक ऑर्बिटोज़ाइगोमेटिक अप्रोच करना पड़ता है ताकि आप ज्यादा बेस की तरफ से आए और यू विल रिट्रैक्ट द लोब्स नॉट सो मच। ठीक है, इसमें क्लिनाइड मेनिंजियोमा होते हैं तो आपने एक्स्ट्रा ड्यूरली क्लिनाइड प्रोसेस तक पहुंचना है। और इसमें सीटी स्कैन हम इसलिए करते हैं कि जो क्लिनाइड प्रोसेस है इसमें अंदर कैसा है, कभी कभार इसके अंदर जो ना एरोसील जो क्या कहते हैं उसको, यानी इसमें जस्ट लाइक जो मस्टाइड होता है इस किस्म की इसमें एयर सेल्स होते हैं और स्पेसेस भी हो सकती हैं। और दूसरा है आया जो अगर उसमें स्पेस बनी है और मैं ये जो बोन है इसको रिमूव करता हूँ तो उससे नीचे के सारे साथ अटैक तो नहीं हो रहा, या इस बोन की जो इंटीरियर क्लिनाइड प्रोसेस है इसका कॉर्टेक्स कितना थिक है और आया मैं इसको रिसेक्ट कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो इसमें ऑलवेज वी गो एक्स्ट्राड्यूरली, वी रिसेक्ट द इंटीरियर क्लिनाइड साइनस क्या कहते हैं क्लिनाइड प्रोसेस। और इसके साथ साथ जो इसकी मीडियल साइड पे ऑप्टिक नर्व पड़ा है तो आपने ऑप्टिक नर्व को भी डिकम्प्रेस करना है। ऑप्टिक नर्व को अगर आप डिकम्प्रेस नहीं करेंगे तो देन यू विल बी इन ट्रबल। और यहाँ पे जो बोन है ऑप्टिक स्ट्रट कहते हैं उसको, जो मीडियल बॉर्डर ऑफ द सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर बनाते हैं, काफी थिक होती हैं, तो आपने इसको काटना है तभी आप ऑप्टिक कैनाल को डिकम्प्रेस करोगे और सारी चीज करोगे। उसके बाद जो ना यहाँ पे ड्यूरम एक्सपोज होगा और इसके ब्लड सप्लाई बिल्कुल यहाँ से है, क्लिनाइड प्रोसेस के इर्द गिर्द से ब्लड सप्लाई है, तो आपने बाहर की ब्लड सप्लाई लेके देन यू ओपन द ड्यूरम और फिर आप सारा डिकम्प्रेशन कर लिए। लेकिन आपने प्री अप आपने ये प्लान बनाया है कि वेदर आई विल बी एबल टू रिमूव द होल ट्यूमर और नॉट। और इसमें जो क्लासिफिकेशन है वो क्लासिफिकेशन बेस्ट पे हम बता कर सकते कि भाई क्या इसमें मैं पूरे ट्यूमर रिमूव कर पाऊंगा कि नहीं। और इसमें ऑप्टिक नर्व है, ये वेसल्स है, बड़े बड़े वेसल्स हैं, पिट्यूटरी है, मीडियली कैवर्नस साइनस है और रिट्रैक्शन ऑफ द लोब्स है, इन सब चीज़ों का ख्याल रखना होता है। तो और जो कॉम्प्लिकेशन है ये सारी चीज़ें जो मैंने बता दी, सबकी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, ये सब चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए। तो आई थिंक आपकी डिस्कशन इतनी अच्छी नहीं थी आज। मेरे ख्याल में स्फेनाइड मेनिंजियोमा आप लोग पढ़े आज दोबारा, ये क्लिनाइड की जो क्लिनाइड मेनिंजियोमा की जो टाइप्स हैं, 2-3 टाइप्स है इसके, 1 2 3 टाइप्स है उसकी पूरा पढ़ ले। और ये मुख्तलिफ क्लासिफिकेशन होती है कि ये में है स्फेनाइड विंग की और क्लिनाइड की अच्छी अलग है, दूसरी उसमें नहीं होगा। तो ये सारी चीजें पढ़ ले। मैं आप लोग को मेरा ये मशवरा है कि आज आप लोग जो है ना ये देखिए क्लिनाइड मेनिंजियोमा की क्लासिफिकेशन है आपके सामने है, अल-मुफ्ती, ये साइज वाइज भी है, लेस देन 2 सेंटीमीटर 2 to 4 और मोर देन 4। और दूसरा इसमें ये टाइप, इसमें ये काफी मुश्किल क्लासिफिकेशन है, जब तक इसका डायग्राम आप नहीं देंगे यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। इधर हटा है इसे। इसमें टाइप 1 जो होते हैं ना, टाइप 1 ये जो हमारा ये इसमें जो टाइप 1 है ये कैवर्नस साइनस से जब इंटरनल कैरोटिड आर्टरी निकलती है तो एक कैवर्नस साइनस के पास एक रिंग होती है, एक ड्यूरल रिंग, और फिर जब ये टर्न करते हैं इधर एक और रिंग होती है। तो इन दोनों रिंगों के बीच में जस्ट आफ्टर कमिंग आउट फ्रॉम द कैवर्नस साइनस, ये शुरू में इट इज लाइंग मीडियल टू द क्लिनाइड प्रोसेस। क्लिनाइड प्रोसेस है ये राइट साइड वाली। तो यहाँ पे जो पोर्शन उसका है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का, वहाँ पे एरेक्नाइड की कवरिंग नहीं होती, इसलिए यहाँ पे अगर मेनिंजियोमा है तो वो डायरेक्टली एडेरेंट होगा इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से, इसमें पूरा रिमूव नहीं किया जा सकता। इसके बाद वाला जो है ना ये वाला, ये इंटीरियर और लेटरली है, इसमें जो उसके कैरोटिड के साथ जो अटैचमेंट इसमें फिर होती है इसको आप रिमूव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो वाला है ये
इसी अराइजिंग फ्रॉम द ऑप्टिक कैनाल जो एंट्री है उस जहाँ से, तो इसकी जो कैरोटिड है उसके साथ तो अटैचमेंट सेफ है, लेकिन ऑप्टिक नर्व के साथ सेफ नहीं होता, इसलिए इसको भी आप पूरा रिमूव नहीं कर सकते। तो वन शुड, और यहाँ तक पहुंचने के लिए ये आपने एक्स्ट्राड्यूरल आई की पूरा जो क्लिनाइट प्रोसेस को रिसेक करना पड़ता है, उसको रिसेक के बगैर आप इसकी ब्लड सप्लाई नहीं ले सकते। तो आपको ये जो क्लासिफिकेशन है ये याद आनी चाहिए, और आपको जब भी हम क्लिनाइट प्रोसेस मेनिंजियोमा करते हैं वी शुड ऑलवेज कम एक्स्ट्राड्यूरली अप टू क्लिनाइट प्रोसेस। क्लिनाइट को रिसेक करो और यहाँ पे जो ऑप्टिक कैनाल है उसको भी आप डिकम्प्रेस कर लो, तो फिर आपके ट्यूमर का रिमूवल जो ना ये ऑप्टिक नर्व को स्ट्रेच नहीं करेगा और यू कैन सेफ दैट वन। अदरवाइज आप ट्यूमर तो रिमूव होगा, आप वेसल को बचा पाओगे लेकिन ऑप्टिक नर्व को नहीं बचा पाओगे। इट वाज अबाउट द क्लिनाइट मेनिंजियोमा, आप लोग पढ़ ले, और कल के लिए भी हम सिनेरियो आपको दे रहे हैं। कल कौन करना चाहता है? कल मैं करता हूं सर। ठीक है, कल आपका लॉन्ग केस होगा और जी सर। सिनेरियो हम आप देखें, आपने इसी बेस तरह अपनी हिस्ट्री लेनी है, आपने उसी बेस पर एग्जामिन करना है, फिर इस तरह इनिशिएशन होगी और फिर डिस्कशन बहुत सारे शुरू। ठीक है, तो हम आपको थोड़ी देर में आपको देते हैं। ठीक है, ठीक सर, ठीक सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी सर, ये जो एमआरआई में कुछ फाइंडिंग पर आपने कर्सर रखा था सर, काइंडली इनको अगर आप थोड़ा एलिबोरेट करते हैं। इसमें ये जो एरिया ना ये क्लिनाइट प्रोसेस का एरिया वाला, ठीक है, और ये जो एरिया ना ये पिट्यूटरी वाला एरिया, ठीक है, ये कैवर्नस साइनस ये वाला, तो इधर भी कैवर्नस सारा ये रीजन माइट हैव एंटर्ड इनटू द कैवर्नस साइनस, और ये जो सेल इन्फेक्शन है इसके ऊपर जो है ना ये फ्रंटल लोब है और ये टेम्पोरल लोब है सारा, और इसमें अगर आप देख लें तो ये वेसल भी हो सकते हैं, एमसीए भी हो सकता है ये वाला। ठीक है, ओके सर, ये पिट्यूटरी रीजन है, और ये ओडिमा टेम्पोरल लोब का, और इसमें एक और चीज जो हो रही थी, एक और ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, इसमें अगर आप देखें इस इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जिसमें एनगल्फ किया पूरा सारा उसने, ये उसका बेस है, ये पिट्यूटरी फोसा है, और ये अप साइड का एमसीए है, ये एमसीए है उसकी ब्रांच कैवर्नस जो वो क्या सेल फिशर में जा रही है, तो ये सारा ट्यूमर है, ये इसका बेस है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है और ये एमसीए। ठीक है, तो अबाउट दैट ये एनाटॉमी वो लोग पूछते हैं। और सर ये जो साथ में राइट साइड पर एंजियोग्राफी है सर, वो जो इस जिसमें एक कॉम नजर आ रहा है, ये एंजियोग्राफी है, ये जो ना ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है जो कैवर्नस साइफन है से निकलता है, तो ये बाइफर्केशन होती है, ये एंटीरियर सेरेब्रल है और ये एमसी की तरफ जा रहे हैं। ये जो वेसल अगर आप देखें तो ये वेसल वापस आ रही है, दिस मस्ट बी रिकरेंट आर्टरी ऑफ हिप ब्लड, और ये एमसी की ब्रांच है। ठीक है, ये बने। ओके सर, ओके सर। सर एक सवाल आपने सर, हेलो सर पोस्ट आईसीजी पोस्ट ऑपरेटिव सर इंट्रा ऑपरेटिवली आपने आईसीजी के बारे में कुछ बता रहे थे सर, वो सवाल पूछा था सर, उसके लिए काइंडली थोड़ा। अगर आपको लगता है कि स्पाज्म हो गई है, ठीक है सर, स्पाज्म हो गई है, तो उसमें लोग जो ना, मैंने आपसे कहा कि आपके पास सारी फैसिलिटी जो मांगते आप करते, उसमें लोग पर आप पेपावरीन वेसल के ऊपर डालते हैं तो वो स्पाज्म को कम करता है। पेपावरीन, जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ठीक है, ये सर सिनेरियो आपको दे रहे हैं, 1 मिनट वेट करें आप। सर ऑप्टिक नर्व के डिकम्प्रेशन के बारे में आपने सर कहा था। हाँ, हम 1 मिनट आपको दे रहे हैं, सिनेरियो दे रहे हैं। हेडेक फॉर एक मिनट आपको सिनेरियो दे रहे हैं, आप रुकते हैं। और बनना के लिए आपके ये सिनेरियो है, मैं 1 मिनट शो कर रहा हूँ आपको।
कल के कौन आप फिर सवाल करना चाहते हैं ना? असद आप करोगे ना? जी सर। तो ये जी सर। सिनारियो है, 15 साल का बच्चा है जो कि हेडेक 3 महीने से हो रही है और वॉकिंग डिफिकल्टी है 1 मंथ से। ये आपकी इससे, और हम आपको नहीं, आपने हिस्ट्री पे खुद लेनी है, अपनी चीजें खुद सॉर्ट आउट करनी है और अपने एग्जामिनेशन भी उसके मुताबिक करना है और अपनी इन्वेस्टिगेशन सब चीजें। बेटर टू थिंक ओवर इट, ये अपने साथ सेव कर ले, इसका ठीक सर। तस्वीर लेना है या उसकी जो भी सेंड भी करना है कर दूंगा मैं आपको। और आपने इस बेस पे करना है, ठीक है? लॉन्ग केस होगा, ठीक है? ठीक है, लेकिन ठीक सर। अपनी हिस्ट्री के ऊपर थोड़ा फोकस करें आप लोग। बाकी तो आप बुक से कर सकते हैं, लेकिन हिस्ट्री जो है ना जरा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। मैं डॉक्टर टैक्रोला से कितनी मरतबा मैंने उन्होंने मुझसे पूछा फिट्स का, मैंने कहा मैं तो बेहोश हो गई थी। वो फिर ये नहीं पूछ रहे कि टेनेट से मैं पूछ लूँ हिस्ट्री क्या हुआ था, तो वो उन्होंने बिल्कुल भी उसको लिफ्ट नहीं कराई। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपको जो है ना वहाँ पे जो टॉप जो पॉइंट्स हैं हिस्ट्री के वो आपने पूरे करने हैं, ठीक है? इंशाल्लाह फिर कल करते हैं।